एक फिल्म या फिर एक बहुत महंगा चुनावी विज्ञापन? देखिए, हाल ही में एक काल्पनिक फिल्म धुरंधर 2 को लेकर ना यही सवाल उठाते हुए एक वीडियो काफी वायरल हुआ। और उस वीडियो का दावा यह है कि ये फिल्म सिर्फ सिनेमा नहीं है, बल्कि एक बहुत पावरफुल प्रोपेगेंडा है। तो चलिए आज इसी वीडियो में किए गए दावों पर एक नजर डालते हैं। तो उस वीडियो का सबसे पहला और सबसे बड़ा दावा यही है। मतलब ये दावा ना एक तरह से फिल्म को देखने का पूरा नजरिया ही बदल देता है। ये इसे एक आर्ट के तौर पर नहीं बल्कि एक पॉलिटिकल टूल के रूप में देखने को कहता है। तो फिर सवाल ये नहीं रह जाता कि फिल्म अच्छी है या बुरी। सवाल ये बन जाता है कि आखिर ये फिल्म करने की क्या कोशिश कर रही है। अब देखिए, फिल्म की शुरुआत में जो डिस्क्लेमर आता है ना, इंस्पायर्ड बाय रियल इवेंट्स वाला, तो सोर्स का कहना है कि ये एक तरह का कानूनी चीट कोड है। मतलब ये सच और फिक्शन के बीच की लकीर को इतना धुंधला कर देता है कि देखने वाला ये सवाल ही नहीं कर पाता कि भाई सच कहाँ खत्म हो गया और प्रोपेगेंडा कहाँ से शुरू हुआ। तो सवाल बिल्कुल साफ है, क्या ये एक फिल्म है या फिर एक विज्ञापन? अब सोर्स का तर्क ये है कि ये एक विज्ञापन है, और किसी भी अच्छे विज्ञापन की तरह ये कुछ खास टेक्निक्स का इस्तेमाल करता है। तो चलिए इसकी पहली टेक्निक को देखते हैं। तो पहली टेक्निक है मूड सेट करना। सोर्स इसे एक बड़ा दिलचस्प नाम देता है, तीखी मिर्च की रणनीति। इसका मकसद क्या है? इसका मकसद है कि कहानी शुरू होने से पहले ही मन में एक खास तरह की भावना जगा दी जाए, ताकि जो भी संदेश आने वाला है उसके लिए जमीन तैयार हो जाए। साइकोलॉजी की भाषा में इस तकनीक को कहते हैं इमोशनल प्राइमिंग। मतलब पहले इमोशंस को जगाओ और फिर उस इमोशन के ऊपर अपनी कहानी खड़ी कर दो। सोर्स के मुताबिक फिल्म की शुरुआत ही पाकिस्तान के एक सीन से होती है, और ये सीन खास तौर पर दर्शकों के मन में नेशनल सिक्योरिटी को लेकर एक बेचैनी और गुस्सा पैदा करने के लिए ही डिजाइन किया गया है। और इस टेक्निक को समझाने के लिए ना सॉस एक बहुत अच्छा उदाहरण देता है, वही तीखी मिर्च वाला। सोचिए जरा, किसी को पहले एक बहुत तीखी मिर्च खिला दी जाए ताकि उसकी जुबान एक तरह से सुन्न हो जाए। अब इसके बाद उसे जो भी परोसा जाएगा वो उसे बड़ी आसानी से निगल लेगा। बस यही काम इमोशनल प्राइमिंग करता है। तो एक बार जब दर्शकों को इमोशनल तौर पे तैयार कर लिया गया, तो फिल्म एक और बड़ी चालाक टेक्निक का इस्तेमाल करती है। ये सीधे सीधे तारीफ नहीं करती, बल्कि एक ऐसे सोर्स से करवाती है जिसकी उम्मीद भी नहीं की जा सकती। सोर्स का तर्क ये है कि जब फिल्म का सबसे बड़ा विलन ही हीरो की यानी प्रधानमंत्री की तारीफ करने लगे, तो इसका असर देखने वालों पर बिल्कुल अलग ही लेवल पर होता है। ये तारीफ ज्यादा असली, ज्यादा बिलीवेबल लगती है। क्यों? क्योंकि ये किसी दोस्त के मुंह से नहीं बल्कि दुश्मन के मुंह से आ रही है। ठीक है, इमोशंस को तैयार करना और दुश्मन से तारीफ करवाना, ये तो एक बात हो गई। लेकिन सोर्स का जो सबसे गंभीर आरोप है वो ये है कि फिल्म जानबूझकर हाल के इतिहास को ही बदल देती है। और ये वो इतिहास है जिसे हम सब ने अपनी आंखों से देखा है। यहाँ पर सोर्स फिल्म के दावों और असलियत के बीच का फर्क साफ साफ दिखाता है। फिल्म क्या चाहती है कि अमेरिका और आईएसआई दोनों मोदी के खिलाफ थे, लेकिन असलियत क्या है? डॉक्यूमेंट्स दिखाते हैं कि अमेरिकी राजदूत तो चुनाव से पहले ही उनसे मिले थे, और एक पूर्व आईएसआई चीफ ने तो यहाँ तक कहा था कि वो मोदी को प्रेफर करते हैं। तो सोर्स के मुताबिक ये सच को सीधा सीधा उलटना हुआ। इतिहास को बदलने का सबसे बड़ा उदाहरण सोर्स के मुताबिक नोटबंदी को दिखाने के तरीके में मिलता है। ये एक ऐसा फैसला था जिस पर कितना विवाद हुआ था, हम सब जानते हैं, और फिल्म इसे एक बिल्कुल ही नई कहानी में ढाल देती है। तो फिल्म नोटबंदी को सही कैसे ठहराती है? एक बहुत बड़े चौंकाने वाले नंबर के साथ, 60,000 करोड़ रुपए। जी हाँ, फिल्म का दावा है कि पाकिस्तान से आने वाले इतने सारे नकली नोटों को रोकने के लिए ये कदम उठाना बेहद जरूरी था। मतलब इसे एक नेशनल सिक्योरिटी मास्टर स्ट्रोक की तरह पेश किया गया। लेकिन फिर सोर्स सामने रखता है आरबीआई के ऑफिशियल आंकड़े। फिल्म का दावा कितना? 60,000 करोड़, और आरबीआई का आंकड़ा सिर्फ 43 करोड़। ये फर्क इतना बड़ा है कि कोई छोटी मोटी गलती नहीं हो सकती। ये तो कहानी को पूरी तरह से बदलना है। और इस फर्क को समझाने के लिए सॉस एक बहुत जबरदस्त उदाहरण देता है। वो कहता है कि ये तो ऐसा है मानो घर में सिर्फ एक चूहे को पकड़ने के लिए पूरे घर में ही आग लगा दी गई हो। तो सवाल ये उठता है कि क्या समस्या के मुकाबले समाधान बहुत ज्यादा बड़ा और विनाशकारी नहीं था? अच्छा, प्रोपेगेंडा सिर्फ इस बारे में नहीं होता कि क्या दिखाया जा रहा है, ये इस बारे में भी होता है कि क्या छिपाया जा रहा है। हवाले के मुताबिक फिल्म की कहानी से कुछ बहुत बड़ी और असुविधाजनक सच्चाइयों को जानबूझ के गायब कर दिया गया है। तो फिल्म में क्या नहीं है?
सोर्स के मुताबिक प्रधानमंत्री की पाकिस्तान यात्रा का जिक्र नहीं है, जिसके ठीक 8 दिन बाद पठानकोट आतंकी हमला हुआ था। पुलवामा हमले से पहले मिली 11 इंटेलिजेंस वार्निंग्स का भी कोई जिक्र नहीं है, और जिस एनएसए अधिकारी पर फिल्म का हीरो आधारित है, उसकी जवाबदेही पर भी कोई सवाल नहीं उठाया गया। तो सोर्स का तर्क ये है कि ये सारी घटनाएं फिल्म के मास्टर स्ट्रोक वाले नैरेटिव को कमजोर करती, इसलिए इनको चुपचाप हटा दिया गया। तो इन सभी टेक्निक्स का, इमोशनल प्राइमिंग, इतिहास को बदलना, जरूरी बातों को छिपाना, इन सब का आखिर मकसद क्या है? यहीं पर सोर्स अपने सबसे गंभीर आरोप पर आता है, एक ऐसा साइकोलॉजिकल वेपन जिसे कहते हैं गैसलाइटिंग। अब ये गैसलाइटिंग क्या होती है? ये साइकोलॉजिकल मैनिपुलेशन का एक ऐसा तरीका है जिसमें कोई आपको ये यकीन दिलाने की कोशिश करता है कि जो कुछ भी आपने खुद अपनी आंखों से देखा या महसूस किया वो सच था ही नहीं। मतलब आपको अपनी ही याददाश्त पर शक करने के लिए मजबूर कर दिया जाता है। और सॉस का तर्क ये है कि ये फिल्म बिल्कुल यही करने की कोशिश करती है। ये देखने वालों से कहती है कि नोटबंदी के टाइम जो लंबी लंबी एटीएम लाइनें देखी थी वो असली कहानी नहीं थी। पुलवामा हमले के बाद जो दुख और गुस्सा महसूस हुआ था वो पूरी कहानी नहीं थी। मतलब पुरानी यादों को मिटाकर फिल्म एक नई सच्चाई सामने रखती है, और वो ये है कि ये सब एक बड़े मास्टर प्लान का हिस्सा था। और आखिर में सोर्स ये बड़ा सवाल सुप्रीम कोर्ट और चुनाव आयोग के सामने रखता है कि क्या सच में झूठ मिलाकर किसी एक राजनीतिक नेता को बढ़ावा देना और दूसरे को नीचा दिखाना जायज है? और देखिए, ये सवाल सिर्फ एक फिल्म का नहीं है, ये सवाल कला, राजनीति और हमारे लोकतंत्र के भविष्य से जुड़ा है, और इसका जवाब हम सबको सोचना होगा।